नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी को ये करना चाहिए, राहुल गांधी को वो करना चाहिए। राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए क्यों नहीं गए? राहुल गांधी ने टिकटों के बंटवारे में ऐसा क्यों किया? कांग्रेस ने इतनी ज्यादा सीटें क्यों मांग ली? आरजेडी के साथ में उसकी लड़ाई हो गई है। कांग्रेस गठबंधन को, महागठबंधन को तोड़ रही है। राहुल गांधी कुछ कर नहीं रहे हैं, तो राहुल गांधी क्या करें? अब सब कुछ कथित लिबरल पत्रकार तय करेंगे, कुछ आलोचक तय करेंगे, कुछ वो लोग तय करेंगे जिन्हें राजनीति की एबीसीडी नहीं आती है, जो कहते हैं कि कांग्रेस मर गई है। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रचार करने क्यों नहीं आए, और जो राजनीति में यह बताते हैं कि नहीं, कांग्रेस को तो अकेले लड़ना चाहिए, वो न जाने क्या क्या कर लेगी, वही कह रहे हैं कि कांग्रेस को 40 से ज्यादा सीटें नहीं लेनी चाहिए थी। तो भाई क्या करना चाहिए था? एक काम करिए, आप ही तय कर दीजिए कांग्रेस को करना क्या है, और आप तय कर देंगे तो उस ढंग से कांग्रेस चलेगी। राहुल गांधी को आप ही ट्रेनिंग दे दीजिए। वो फालतू में पढ़े हार्वर्ड में, वो फालतू में पढ़े कैम्ब्रिज में, वो पता नहीं दुनिया की ट्रेनिंग क्यों किए। जरूरत नहीं थी, सब आप ही लोग से मिल जाता, बेहतर रहता। जी हाँ, कमोबेश आज यही हालत है। हर आदमी राजनीति का विशेषज्ञ है। वो ये नहीं जानता कि राजनीति वैसे सीधे नहीं होती है जैसे आपको दिखती है। उसके लिए सब कुछ चाहिए होता है, सब कुछ करना होता है। अपनी विचारधारा को भी बचाना होता है, अपने संगठन को भी खड़ा करना होता है, और अपने लोगों का भी मनोबल बढ़ाना होता है। उसके साथ साथ सहयोगी दलों के साथ भी सामंजस्य बिठाना होता है, उसमें पैसा भी लगता है, और भी बहुत कुछ। चलिए, तो सब आप कर लीजिए। नहीं, उसके लिए कोई नहीं। राहुल गांधी ये करें, राहुल गांधी वो करें, राहुल गांधी ऐसे करें। कमोबेश यही स्थिति आज देखने को मिल रही है, और यही स्थिति पहले भी देखने को मिली थी लोकसभा। अब सवाल उठाया जा रहा है कि कांग्रेस कौन सा फ्रेंडली जो है चुनाव लड़ रही है और क्या कर रही है। तो उनको मैं बता दूं कि एनडीए की जब आप बात करते हैं तो आप देखिए, एनडीए के सहयोगी दल महाराष्ट्र में 8 सीटों पर फ्रेंडली चुनाव लड़े थे, 8 सीटों पे। हरियाणा में 1 सीट पर लड़े थे, और त्रिपुरा में दोनों लोकसभा सीट पर वो फ्रेंडली मैच ही लड़े थे। इसके बाद में इसी तरह जम्मू कश्मीर में एनडीए के सभी सहयोगी दल फ्रेंडली ही लड़ रहे थे, और वो कांग्रेस के वोट काट रहे थे। मणिपुर में देख लीजिए, एनडीए के सहयोगी दल आपस में फ्रेंडली फाइट में ही थे, और इसी तरीके से तमाम चीजें। तो साहब, कांग्रेस का फ्रेंडली चुनाव उन्हें बर्दाश्त नहीं है, बाकी सब कुछ है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस से ही तो तकलीफ है, और ये तकलीफ सबको है। कोई इस पर बात नहीं कर रहा है कि इस देश में इतना प्रदूषण बढ़ा दिया गया है, और ये प्रदूषण सिर्फ वायु प्रदूषण तक नहीं है, पटाखों के प्रदूषण तक नहीं है, ये भ्रष्टाचार भी है, ये दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार से भी जुड़ा हुआ है। ये तमाम उन चीजों पे राहुल गांधी एक उस विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं जो गांधी ने दी, जिसे नेहरू ने मूर्त रूप दिया, जिसमें अंबेडकर के विचारों को शामिल किया गया, और वह संविधान के रूप में हमारे सामने आया। राहुल गांधी उसकी रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसकी रक्षा के लिए कई बार कई ऐसे लोगों के साथ भी खड़ा होना पड़ेगा जिनको आप नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आपको बचाना है संविधान, और संविधान बचाने की लड़ाई में बहुत सारी चीजें। राहुल गांधी ने 16 दिन बिहार की राजनैतिक यात्रा की, वोट अधिकार यात्रा की, और इस यात्रा के दौरान उन्होंने बिहार को संदेश दिया कि आप सजग हो जाइए, अपने वोट के लिए कंप्लेंट कीजिए,
लड़िए, आपका वोट कितनी अहमियत रखता है। यदि वोट चला गया तो आपके अधिकार चले जाएंगे। कैसे? जब वोट नहीं होगा, आप नागरिक नहीं रह जाएंगे, आपके तमाम तरह की जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। आपका आरक्षण भी खत्म होगा, आपके दूसरे और हक खत्म होंगे। तो आपसे छीनने की राजनीति, क्योंकि संविधान सबसे बड़ी ताकत आपको वोट की देता है। यदि वोट की ताकत ना हो तो कोई प्रत्याशी आपको हाथ नहीं जोड़ेगा, कोई दल आपके लिए नहीं सोचेगा, उसे जरूरत नहीं, वो तो मैनेज कर लेगा। तो उस मैनेजमेंट को आप तभी रोक सकते हैं जब आप ये सारी चीजें अपनी बचाएंगे, और ये बचाने के लिए पहली कड़ी है कि अपने वोट को बचाइए। और इसलिए राहुल गांधी ने वह अवेयरनेस किया। 16 दिन की यात्रा उन्होंने कहीं पूरे देश में कभी भी किसी राज्य में नहीं की, बिहार में की, एक खड़ा किया, नैरेटिव दिया। उसके बाद में आगे का काम टीम का होता है, और वो टीम कौन थी? वो आरजेडी की टीम थी, क्योंकि सबसे बड़े स्टेक होल्डर है। वो टीम थी स्थानीय कांग्रेस की, वह टीम थी सीपीआई की, वह टीम थी सीपीआई माले की, वह टीम थी वीआईपी पार्टी की। तो जिनकी यह पूरी जिम्मेदारी थी उन्हें करना था ना। यदि वो अपने काम नहीं कर रहे हैं तो राहुल गांधी क्या करें? राहुल गांधी तो पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, वो महासचिव भी नहीं है, वो उपाध्यक्ष भी नहीं, वो कार्यकारी अध्यक्ष भी नहीं। पार्टी में टिकट बंटवारे में उनकी कोई भूमिका नहीं। यह भूमिका पार्टी के उन पदाधिकारियों का है, उस कमेटी का है जो कमेटी बना के दे दी गई। अब वो कमेटी अपनी कितनी सीट पार्टी को चाहिए, कितने पे लड़ेंगे, उसके लिए क्या है, तो उसके लिए वो बहस करेंगे, अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे सहयोगियों के साथ, और फिर टाई अप करेंगे कहां कहां कैसे चुनाव लड़ना है। स्वाभाविक सी बात है, वही एक है, और वही हुआ। तो साहब परेशानी उसमें भी है। कोई भी एनडीए से नहीं कह रहा है, नरेंद्र मोदी से नहीं कह रहा है कि आपकी पार्टियों में इतनी मार मची हुई है टिकट के लिए, आपके यहां इस तरह से हो रहा है, आपके यहां वो हो रहा है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। साहब बात तो यहां करेंगे। और जिस कांग्रेस को आप कह रहे हैं इतनी कमजोर है, इतनी मरी हुई है, वही लोग आ रहे हैं क्या कहेंगे? और इतना पैसा ले लिया, इतना वो कर लिया, इतना ये कर लिया। अरे भाई, जो मरी हुई पार्टी है वो पैसा क्या मांगेगी, और आप उसे पैसा क्या देंगे? स्वाभाविक सी बात है, उसको तो पैसा देने का कोई लाभ ही नहीं है। और जो जिताऊ सीटें हैं वो उनकी अपनी तय है, तो फिर आप किस बात के लिए पैसा? यानी झूठा नैरेटिव कैसे बनाया जाए, कैसे बदनाम किया जाए, इसकी साजिश होती है। जब इसकी साजिश होती है तो सवाल उठना लाजमी है कि आप लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं। एक किस्सा सुन लीजिए। 1947 में देश आजाद होता है, नेहरू के हाथ में था वो किसे मंत्रिमंडल का सदस्य बनाए, किसे वो संविधान सभा में रखें या न रखें, किसे वो संविधान की ड्राफ्टिंग करने का अधिकार दें या ना दें। लेकिन नेहरू ने लोकतंत्र का पालन किया, और उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनाने के लिए अपने साथी सदस्य जयकर का इस्तीफा कराया, और इस्तीफा करा के उनकी जगह डॉक्टर अंबेडकर को लेके आए। डॉक्टर अंबेडकर को उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन मनोनीत किया। उनके साथ में बीएन राव, सप्रू, सब एक तमाम सारे विद्वान लोग लगाए गए जो लीगल विद्वान थे। डॉक्टर अंबेडकर लीगल विद्वान नहीं थे, तो उनको लगाया गया, और सबने मिलकर के मेहनत की, और ड्राफ्टिंग अच्छी हुई, और देश का एक अच्छा संविधान बना जो जनता के परख था। दुनिया भर के संविधानों की उन्होंने अध्ययन किया, और जो भी उसके श्रेष्ठ चीजें थी उन्हें अपने साथ जोड़ा, एक बेहतर चीज थी। नेहरू चाहते उसे रिजेक्ट कर सकते थे, दूसरी चीज कर सकते थे। नेहरू ने वही स्वीकार किया, और स्वीकार करके उसकी मंजूरी दिलाई।
अब आप सोचिए, तो वो करके उन्होंने खड़ा किया। उन्होंने मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर को शामिल किया। उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल किया जो दक्षिणपंथी दल है सबसे बड़ा, आरएसएस, हिंदू महासभा, और बाद में जो जनसंघ बना वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। उन्होंने उन अकालियों को भी शामिल किया जो खिलाफ थे, उनको भी लेके आए। इसी तरीके से और भी बहुत से सदस्य। तो अब आप समझ सकते हैं कि नेहरू का वह लोकतांत्रिक विचार क्यों था, क्योंकि यह देश न सिर्फ वामपंथियों का है, न सिर्फ दक्षिणपंथियों का है, न सिर्फ समाजवादियों का है, न सिर्फ क्षेत्रवादियों का है, न सिर्फ जातिवादियों का है, न सिर्फ कुछ अभिजात्य वर्ग का है, यह देश सबका है। तो सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। किसी का थोड़ा हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है, हर धर्म का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तभी एक राष्ट्रीय वो संदेश जाता है। तो राहुल गांधी यही तो करते हैं। राहुल गांधी जहां कहीं दलित पर अत्याचार होता है उसके लिए लड़ते दिखाई देते हैं। राहुल गांधी जहां अल्पसंख्यक पर अत्याचार होता है दिखाई देते हैं, जहां दलित आदिवासी पर अत्याचार होता है वहां जाते हैं। राहुल गांधी आदिवासी पर और पिछड़े पर होने वाले जो है अत्याचार है उस पर बोलते हैं। वो महिलाओं के साथ होते तमाम अपराधों पर बोलते हैं। जब वो ये सब कुछ बोलते हैं तब सवाल यही आता है, तो राहुल गांधी असल में वह अम्ब्रेला है जिसके अंदर 7 रंग हैं और वह रंग जोड़ने का काम करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, तेजस्वी यादव अच्छे ढंग से लड़े। बिहार में राहुल गांधी को वहां जाके मुख्यमंत्री नहीं बनना है, राहुल गांधी को वहां मंत्री भी नहीं बनना है। स्टेट किस वो है तेजस्वी यादव का, वो है मुकेश साहनी का, वो है भट्टाचार्य का, वो है राजेश राम और उनके साथियों का। तो साहब स्वाभाविक सी बात, लेकिन विचारधारा एक ही है। एक तरफ वो नफरत वाली विचारधारा है, वो धार्मिक कट्टरता वाली विचारधारा है जिसको कहते हैं कि वो भाजपा की, आरएसएस की विचारधारा है। दूसरी विचारधारा गांधी नेहरू की विचारधारा है जो अंबेडकर को साथ लेके चलती है, और वह विचारधारा है राहुल गांधी की कांग्रेस की, जिसके साथ में आरजेडी हो या ये सारे दल हो वो साथ चलते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं। तो ऐसे में यदि कोई यह ज्ञान देता है वो क्या करें और ना करें, तो निश्चित रूप से वह नुकसान पहुंचाता है। मैं भी कई चीजों से असहमत होता हूं, लेकिन जब उसके लॉजिक को समझता हूं तब लगता है नहीं, ये आज इस जगह पे जरूरी था, क्योंकि यदि इसका वोट काटना है तो इसके लिए हमें इस तरह का ही व्यक्ति चाहिए होगा, और उसी के बीच का जब आएगा तभी कुछ कर पाएगा। तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि जब ये सारी चीजें हो तब पूरा अम्ब्रेला बनता है, और रंगोली बने बिना आप कहें किसी एक जात की पार्टी बन जाए, एक से विचारधारा ही वो हो जाए, तो दूसरी विचारधारा आप खत्म नहीं कर सकते। यदि आप नेचर को पढ़ेंगे, प्रकृति को पढ़ेंगे, तो प्रकृति में 2 विचारधारा है। एक विचारधारा जो आपको बिल्कुल ऊर्जा के साथ दिखाई देती है, जो आपको रोशन दिखाई देती है, सूर्य और चंद्र की वह विचारधारा, और दूसरी तरफ वह विचारधारा जो ब्लैक होल की होती है, जिसको लेकर के तमाम रिसर्च हुई है, ब्लैक एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी। 2 एनर्जी मौजूद हैं, ये प्रकृति कहती है, इसीलिए कहा जाता है। और इसीलिए वेदों में प्रकृति की पूजा हुई है, उसमें सिर्फ 3 देवताओं का जिक्र है जिन्हें आप देवता कहते हैं। देवता उन्होंने देवता नहीं माना है, उन्होंने उसे दूसरे ढंग से डिफाइन किया है। एक जो है सूर्य है, दूसरे इंद्र है, सूर्य का मतलब ऊर्जा, और दूसरे इंद्र है, इंद्र का मतलब जल, और तीसरे हैं बृहस्पति, बृहस्पति मतलब ज्ञान।
ये 3 देवताओं का जिक्र है, और ये जो 3 है इनके साथ समस्त वनस्पतियों की पूजा है। तो कोई भगवान की पूजा नहीं है। और यजुर्वेद तो साफ साफ कह देता है कि ईश्वर की कोई मूर्ति, कोई आकार कुछ नहीं है, वो इस तरह से एक शक्ति पुंज की तरह है, उसे ही शिव कहते हैं, जिसे एक ओंकार भी कहते हैं सिख धर्म में। तो वही पूरा रूप। तो कमोबेश उसके लिए आपको सबको सजोना है, और वो जो संदेश देता है वही राहुल गांधी अपने जीवन में अपनाते हैं। इसीलिए आप देखिए, बार बार बताया जा रहा था कि इतने ज्यादा पटाखे छोड़ने से ये समस्या होती है, वो समस्या होती है। तमाम वैज्ञानिक रिसर्च, यही काम हमारे ऋषि मनीषी करते थे। वो रिसर्च करते थे, वो मूर्तियां नहीं पूजते थे। तो वो रिसर्च में क्या था कि हमें प्रकृति की संरक्षा करनी है, हमें पेड़ बचाने हैं, हमें नदियां बचानी है, हमें हवा को बचाना है, हमें इनको बचाना है, क्योंकि यही पंच जो वो है वो हमारे जीवन को, शरीर का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए पटाखे रोके जा रहे थे। लेकिन साहब नफरत से भरे लोगों को क्या है कि नहीं, हाँ पटाखे छोड़ेंगे, पटाखे छोड़ेंगे। तो अब आ जाता है कि आखिर दीपावली क्या पटाखों का त्योहार है? तब हम देखते नहीं, वो तो दीपावली है, दीपोत्सव, दीप जलाने का, यानी प्रकाश का, प्रकाश पर्व जिसे कहते हैं वो है। और अग्नि, अग्नि हमारे धर्म में पूजनीय है, वो बेइज्जत करने की चीज नहीं है, उसमें हम हवन यज्ञ पूजन करते हैं। और यही चीज पारसी धर्म में, वहां की सबसे बड़ी अग्नि ही है। तो जब ईरान से आर्यंस चले तो एक वहां जो रह गए उन्हें कहा गया असुर। और असुर मतलब कोई ये नहीं कि सींग वाले, 2 भाई थे, 2 भाइयों में सुर और असुर, और उन दोनों भाइयों में बंटवारा हुआ। तो एक भाई जो है इधर आ गया, एक कर्मयोगी था वो उधर रह गया। तो इस तरह की स्थिति है। लेकिन वही जो अवस्था थी वही यहां आकर के ऋग्वेद कहलाई। तो बड़ा ईमानदारी से उसको आप जब पढ़ेंगे, साइंटिफिकली चेक करेंगे, हिस्ट्री में देखेंगे, तो आपको पता चलेगा सच क्या है। अब आप पटाखे क्यों फोड़ रहे हैं? पटाखे तो कहीं थे ही नहीं, बारूद ही नहीं था, तो पटाखे क्या होंगे? सबसे पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में जो तोप का इस्तेमाल हुआ, जिसमें बारूद का इस्तेमाल हुआ, वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, और बहुत बड़ी चीज होती थी। उसके बाद में मुगलों ने, बाबर ने सबसे पहली बार उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। यहीं से बारूद आता है, यहीं से पटाखे बनते हैं। और पटाखों का दीपावली में इस्तेमाल मुगल बादशाह जहांगीर ने शुरू किया था। तो जो जहांगीर ने शुरू किया, मुगलों ने शुरू किया, वो आप अपना करके कह रहे हैं हिंदू जाग गया, हिंदू तो और न जाने क्या क्या, और इसके नाम पे आप गर्व कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल आता है, आप अपना धर्म संरक्षित कर रहे हैं या मुगलों का आदेश मान रहे हैं? मुगल बादशाह ने आदेश दिया था, और उसके आदेश पर पटाखों की दीपावली मनाई गई थी। दीपावली पटाखों की नहीं होती, दीपों की होती है, इसीलिए नाम ही दीपावली है। लेकिन आपने सिर्फ इसलिए कि नहीं हमारा है तो हम ये करेंगे, भाई करिए आप। और हुआ क्या? जो हमारा दिल्ली क्लीनेस्ट दिल्ली था, वो दिल्ली आज दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई। और जब यह प्रदूषण फैल रहा, एक तरफ भ्रष्टाचार का प्रदूषण, एक तरफ प्रकृति का प्रदूषण, एक तरफ राजनीति का प्रदूषण, और ये सब फैल रहा मीडिया और दूसरे सब जरियों से, तो निश्चित रूप से तकलीफ है। इन्हीं सब से राहुल गांधी लड़ते हैं, और वो वैज्ञानिक और जो है ऐतिहासिक धार्मिक सारी सोच को समाहित करके लड़ते हैं। यही नेहरू का विजन है, और यही गांधी का विजन है। गांधी के भी राम थे, और आज के भी राम है, जो मार डालते हैं जय श्री राम बोल के। यह अंतर है, लिंचिंग वाले राम नहीं है, गांधी के राम। और आज मरते हुए वो दलित क्या बोला था? राहुल गांधी।
लखनऊ में, लखनऊ जिले में एक मंदिर है माता का, शीतला माता मंदिर, और वहां पर जिस तरह से एक दलित बुजुर्ग से हो गया, पेशाब चटवाई गई और सब कुछ किया गया, इससे दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है? क्या यह राम राज्य की कल्पना है? नहीं हो सकता है। यानी अब आप समझ लीजिए, वास्तविक चीजों से आपको भटकाने के लिए, और फिर कहा जाएगा राहुल गांधी, राहुल गांधी इसमें क्या करेंगे? राहुल गांधी आपकी आवाज है, आपके लिए लड़ते हैं। अब ये आपकी ड्यूटी है कि आप उनके साथ कैसे खड़े होते हैं, और नसीहत देने की बजाय काम करने पे, तस्वीर बनाने को सुधारने का काम कर सकते हैं तो कीजिए, गलत काम मत कीजिए। सिर्फ आलोचना करने से काम नहीं चलेगा। जय।